जय हिंद दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी वर्ड विथ कंप्यूटर में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच लेके प्रस्तुत हूं फिजिक्स का एक और टॉपिक, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, बल क्या होता है, बल कितने प्रकार के, फोर्स कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में हम, और कौन सा फोर्स कितना स्ट्रांग होता है, इन सब के बारे में डिटेल से अध्ययन करते हैं। दोस्तों, बिना देर किए हुए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जड़त्व आघूर्ण न्यूटन के पहले नियम के अनुसार यदि कोई पिंड या वस्तु यदि विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगा जब तक कि कोई बाह्य बल उस पर ना लगाया जाए। ठीक उसी प्रकार कोई पिंड या वस्तु किसी अक्ष के परितः घूर्णन करता है तो वह अपने परिवर्तन का विरोध करता है। पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। दोस्तों, जैसे कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में बनी रहना चाहती। अगर कोई वस्तु किसी अक्ष के परितः रोटेट हो रही है तो वह रोटेट होना चाहती है और घूमती रहना चाहती है अगर उसमें कोई परिवर्तन ना किया जाए। और यह जो घूमने का कारण है वह जड़त्व आघूर्ण के कारण होता है। दोस्तों, आगे चलते हैं हम बिना देर किए हुए। नोट: पिंड के किसी कण का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उस कण के द्रव्यमान तथा उसके घूर्णन अक्ष से दूरी पर के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। दोस्तों, अर्थात कोई वस्तु है, मान लीजिए ये कोई अक्ष है, इस अक्ष के परितः कोई वस्तु घूम रही है तो उसका जो जड़त्व आघूर्ण होगा, ये जो वस्तु होगी उसका कुछ वेट m होगा और इसकी यह दूरी, तो इन द्रव्यमान और उस वस्तु के दूरी के का स्क्वायर अर्थात m गुणे r स्क्वायर जो होगा वह जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। यह जड़त्व आघूर्ण दोस्तों कहलाएगा। बिना देर किए हुए आगे चलते हैं। दोस्तों, अगले में हम बैलगाड़ी, साइकिल, रिक्शा के पहियों का जड़त्व आघूर्ण बढ़ाने के लिए पहियों के रिम भारी व मोटे किंतु बीच का भाग पतला या खोखला बनाया जाता है। आप देखते होंगे मोटरसाइकिल हो, ये मोटरसाइकिल है, इसका जो बाहरी भाग है वो काफ़ी मोटा होता है, लेकिन जो ये बीच का सेंट्रलाइज एरिया होता है वहाँ से जो यहाँ पे ये होता है तो वहाँ पे खोखले पतली पतली रॉड लगी होती हैं और बाकी बीच का भाग खोखला होता है। ऐसे ही साइकिल में होता है। दोस्तों, ये साइकिल है और यहाँ पे अच्छे से कई सारे जो तिली लगी होती हैं और रिम उसका चौड़ा होता है। ये ऐसा क्यों किया जाता है? ये जड़त्व आघूर्ण के कारण किया जाता है। साइकिल के पहियों के बीच केवल तिलियाँ ही लगाई जाती हैं। जड़त्व आघूर्ण अधिक होने की स्थिति में यदि साइकिल चलाते चलाते पैडल मारना बंद कर दिया जाए तो साइकिल काफ़ी दूर तक लुढ़कती चली जाती है। यह जड़त्व आघूर्ण के कारण होता है। दोस्तों, कि यदि पहिया किसी धातु की, मतलब कि हम जब साइकिल चलाते हैं तो हम देखते हैं कि हम तेज़ी से जब साइकिल चला करके अचानक पैडल मारना बंद कर देते तो हमारी साइकिल काफ़ी दूर तक लुढ़कती हुई चली जाती है। वह जड़त्व आघूर्ण के कारण होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं, यदि पहिया किसी धातु का सपाट चादर की चपटी डिस्क के रूप में बनाया जाए तो पैडल रोकने ही साइकिल संतुलन बिगड़ जाएगा और साइकिल गिर जाएगी। अगर हम उसको सपाट बनाएं तो चपटा और ज़्यादा चौड़ा कर दें तो और अंदर सॉलिड कर दें तो जैसे हम पैडल मारना बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो वहीं पे साइकिल रुक जाएगी। दोस्तों, आगे चलते हैं हम। बल क्या है? व्हाट इज फोर्स? बल वह बाह्य कारक है। दोस्तों, बल वह बाह्य कारक है जो एक्सटर्नल एजेंट जिसे हम बोलते हैं, जो किसी वस्तु की विरामावस्था, स्टेट ऑफ रेस्ट या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में यूनिफॉर्म स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्टेट लाइन को परिवर्तित कर देता है। अर्थात कोई वस्तु विरामावस्था में है तो उसको गतिशील बना देता है और अगर कोई वस्तु एक समान वेग से जा रही है तो उसको वह उसके वेग को कम कर देता है। उदाहरण के लिए, खेल के मैदान में स्थिर रखी हुई फुटबॉल पर किक लगाकर हम उसे गतिशील कर सकते हैं। दूर से आती हुई कोई भी वस्तु है, फुटबॉल है, कुछ भी है, हम उसको आसानी से पकड़कर रोक सकते हैं। कोई भी वस्तु है उसके फोर्स के कारण उसकी आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं। दोस्तों, आगे चलते हैं हम बिना देर किए हुए। बलों के बाह्य रूप
जो बल होते हैं उनके बाह्य रूप को कितने टाइप के होते हैं उनको हम देखते हैं। आकर्षण, अट्रैक्शन, इसमें बिना किसी लगाव के एक वस्तु दूसरी वस्तु की ओर खींचती है। जैसे चुंबक के दो असमान ध्रुवों के बीच का आकर्षण बल, दो ध्रुव हैं उन्हें के बीच जो विपरीत लिंगी हैं अगर वो सेम चार्ज नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव है, तो वह एक दूसरे के अट्रैक्ट होंगे, मतलब कि दोनों के में अंतर हो। फीमेल मेल जैसे एक दूसरे की तरह अट्रैक्टिव होते हैं, ये भी कहीं ना कहीं अट्रैक्शन आकर्षण बल का ही कारण है दोस्तों। ये प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं और नेचुरली ये सब होते हैं। हम बात करते हैं प्रतिकर्षण, रिपल्शन फोर्स की। यह आकर्षण बल का विपरीत है। इसमें आकर्षण बल जो होता है उसके विपरीत कार्य करता है। इसमें एक वस्तु बिना किसी लगाव के दूसरी वस्तु से दूर धकेलती है। जैसे दो चुंबक हुए, दो चुंबक अगर समान एक ही चार्ज के हैं, एक ही पोल, एक ही नेचर के हैं, तो उन्हें जब हम एक दूसरे के पास लाएंगे तो वह एक दूसरे को एक बीच उनको और पीछे की ओर धकेलेंगे। लेकिन अगर यही दोनों विपरीत हैं, सेम क्वांटिटी के नहीं हैं, तो यह दोनों क्या होंगे, एक दूसरे की ओर खींचे चले आएंगे दोस्तों। अब हम बात करते हैं कर्षण पुल। यह भी एक फोर्स है। जब खींचना किसी माध्यम के सहाय होता है तो बल कर्षण बल कहलाता है। यदि यह किसी धागा या दह माध्यम के सहाय लगता है, अर्थात हम किसी रस्सी के माध्यम से किसी वस्तु को खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो वहाँ पे जो बल लगेगा तो उसको हम क्या कहते हैं, कर्षण बल कहते हैं, पुल। अब कर्षण, इस बल द्वारा कोई वस्तु धकेली जाती है। वह बल भी किसी वस्तु के सहाय लगाया जाता है। अर्थात जब हम किसी वस्तु को अपनी ओर खींचते हैं किसी माध्यम से तो उसे हम कर्षण कहते हैं, और जब हम किसी माध्यम से किसी वस्तु को धकेलते हैं तो उसे हम अपकर्षण या पुश कहते हैं दोस्तों। अब टेंशन, तनाव की बात करते हैं। तनाव की बात करते हैं दोस्तों। खिंचाव लगने से रस्सी, तार या धागे में जो तनाव उत्पन्न होता है, रस्सी हुई या धागा हुआ या तार हुई, उसमें खिंचाव के कारण, खींचने के कारण जो तनाव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसी को हम टेंशन कहते हैं दोस्तों, या आतति कहते हैं। हिंदी का वर्ड है, शुद्ध वर्ड है। आगे चलते हैं दोस्तों, दाब। अधक्कन यदि एक क्षेत्र पर विस्तृत हो तो उसे दाब कहते हैं। अर्थात जब हम दाब डिटेल में पढ़ेंगे, ये सिंपल सी डिफिनीशन है। जब किसी वस्तु पर एरिया किसी एक निश्चित क्षेत्र में लगने वाले बल को, किसी एक निश्चित क्षेत्र में, ये कोई निश्चित क्षेत्र हुआ और इसका एरिया फिक्स है, तो वहाँ पे जो हम फोर्स लगाएंगे तो वहाँ पे जो फोर्स लगेगा उसको हम दाब कहते हैं। दाब बराबर होता है दोस्तों बल बटे क्षेत्रफल। जब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो तब इसको जानेंगे, इसकी क्वांटिटी और क्वालिटी। दोस्तों आगे चलते हैं बिना देर के हुए। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपके स्नेह और प्यार की बदौलत आज हमारा ये गुरुजीवट विद कंप्यूटर चैनल एक परिवार का रूप ले चुका है। और आपके सहयोग की अभी और ज़रूरत है, क्योंकि आपके सहयोग और स्नेह से मुझे बूस्ट होने के लिए एनर्जी मिलती है। आप जितना शेयर करेंगे मैं उतने ही एनर्जी के साथ आप लोगों के सामने एक यह लेक्चर सीरीज ला के प्रस्तुत करता रहूँगा। दोस्तों बिना देर के किए हुए हम अपने टॉपिक की ओर लौटते हैं। प्रकृति में उपस्थित बल, फोर्स ऑफ नेचर। दोस्तों हमारे प्रकृति में कितने प्रकार के बल उपस्थित हैं? 4 प्रकार के बल उपस्थित हैं। यह कर्षण, पुल और पुश के रूप में लगाए जाते हैं। पुल और पुश के रूप में लगाए जाते हैं। दोस्तों हम पहले बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की। ब्रह्मांड में प्रत्येक कण एक दूसरे को केवल अपने द्रव्यमान मास के कारण ही आकर्षित करते हैं। देखिए कितनी सही बात कही गई है यहाँ पे। जितने भी कण हैं वह अपने द्रव्यमान के कारण एक दूसरे को आकर्षित करें। जिसका द्रव्यमान जितना अधिक होगा वह कण अपने से छोटे कण को उतनी ही तेज़ी से आकर्षित करता है। जैसे पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह तो सर्वविदित है कि क्योंकि ऊपर फेंकी गई वस्तु यदि उसका वेग पलायन वेग से कम है, ये पलायन वेग क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे।
वह अंत में पृथ्वी में ही लौटती है। पलायन वेग से अगर वो कम वेग है तो वह पृथ्वी में वस्तु लौट आती है। पलायन वेग वह वेग होता है, वह मैक्सिमम वेग होता है उसकी स्पीड इतनी हो कि हम अगर कोई वस्तु को पृथ्वी से अंतरिक्ष में फेंकते हैं तो वह फुल स्पीड में जाएगा और वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके निकल जाएगा और वह पृथ्वी में वापस नहीं आएगा। उस वेग को हम पलायन वेग कहते हैं दोस्तों। हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, जब ये लेक्चर आएगा गुरुत्वाकर्षण बल में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे शॉर्ट में गुरुत्वाकर्षण बल है तो इसलिए इसको छोड़ते हैं। पृथ्वी के आकर्षण बल को गुरुत्व या ग्रेविटी व किन्हीं दो कणों के बीच इस प्रकार के आकर्षण को व्यापक रूप में गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं दोस्तों। जैसे पृथ्वी हुई या सूर्य ये हुआ और ये पृथ्वी हुई। सूर्य जो है पृथ्वी को अपनी तरफ आकर्षित करता है, पृथ्वी भी सूर्य को अपनी ओर आकर्षित करती है, क्योंकि चाहे छोटा पिंड हो चाहे बड़ा पिंड हो वह एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। अब वो फोर्स की मात्रा किसमें अधिक है, जो जिस पिंड में द्रव्यमान अधिक होगा उसका फोर्स अधिक होगा और जिसमें द्रव्यमान कम होगा उसमें फोर्स कम होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं बिना देर किए हुए। उसको हम किस नाम से जानते हैं? गुरुत्वाकर्षण के नाम से जानते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। विद्युत चुंबकीय बल, यह दो प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जिसे हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय बल को, स्थिर वैद्युत बल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें, दो स्थिर आवेशों, यहाँ पे आवेशों की चार्ज की बात की गई है, के बीच लगने वाला बल स्थिर विद्युत बल कहलाता है दोस्तों। जब हम वैद्युत बल या फिर विद्युत धारा पढ़ेंगे वहाँ पे इसको बड़े डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस हम ये जानते हैं विद्युत बल क्या होता है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम स्थिर विद्युत बल कहलाता है। सजातीय या जो लाइक सेम चार्ज होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे अर्थात प्रतिकर्षित करेंगे दोस्तों। जैसे सेम चार्ज हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, प्लस हैं, तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगर प्लस और माइनस हैं दोस्तों तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अनलाइक वह एक दूसरे को आकर्षित करेंगे दोस्तों, अटैक करेंगे। हम बिना देर किए हुए आगे चलते हैं। अगले फोर्स को हम डिस्कस करते हैं चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगने वाला बल, दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है दोस्तों? चुंबकीय बल कहलाता है दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं। एक नोट है जो कि इम्पोर्टेंट है। किसी रस्सी पे लगने वाला जो बल है उसे टेंशन कहते हैं, उसकी जो कंडीशन होती है उसको टेंशन कहते हैं। दो गतिमान सतहों के मध्य जो घर्षण होता है उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। जो दो वस्तुओं के बीच जब हम ज़मीन में चलते हैं तो हमारे जो चलने में हमें बल लगता है, हमारे पैरों और सड़क के बीच एक बल करता है जिसे हम घर्षण बल कहते हैं। इसको हम आगे फ्रिक्शन फोर्स हम दोस्तों आगे पढ़ेंगे। और हम बात करते हैं संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य संपर्क बल या कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। पृष्ठ तनाव जो होता है उसमें सरफेस टेंशन होता है। सभी मूल रूप से विद्युत चुंबकीय बल होते हैं। ये कहीं ना कहीं आपको फ्रिक्शन फोर्स, रस्सी में लगने वाला बल, दो वस्तुओं के संपर्क में कॉन्टैक्ट फोर्स, सरफेस टेंशन और ये सब क्या होते हैं? आपके विद्युत चुंबकीय बल होते हैं दोस्तों। बिना देर किए हुए हम अगले अपने टॉपिक की ओर चलते हैं, दुर्बल बल। पहले हमारे जो टॉपिक हुआ चुंबकीय बल खत्म हुआ, अब हम चलते हैं दोस्तों दुर्बल या नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है दोस्तों? इसके बारे में, ये बल रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाला बीटा प्लस कण के उत्सर्जन के फलस्वरूप अस्तित्व में आते हैं। जब हम डिटेल में केमिस्ट्री पढ़ेंगे दोस्तों तो वहाँ पे जो रेडियो एक्टिविटी की कंडीशन होती है उसमें हम यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करेंगे। अभी हम इसको बस इतना समझते हैं। उससे जब रेडियो एक्टिविटी का प्रक्रिया होती है तो उसमें से बीटा कण निकलते, अल्फा बीटा गामा, 3 कण होते हैं, इसमें बीटा कण निकलते हैं। तो बीटा कण जो निकलता है अस्तित्व में आते हैं, यह लघु जीवन काल वाले प्राथमिक कणों के बीच लगने वाला बल होता है। यह क्या होता है? लघु अर्थात छोटे समय के लिए, बहुत छोटे मानवीय समय के लिए प्राथमिक कणों में उनके जो प्राथमिक के बेसिक पार्टिकल होते हैं उनके बीच लगने वाले कण होते हैं, कणों के बीच लगने वाला बल होता है। दुर्बल बल, नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा कितना अधिक होता है? इसको हम डिटेल में, ये क्या होता है नाभिकीय दुर्बल बल, न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, ये इसमें जब ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो लगने वाले बल होते हैं इसी को हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं दोस्तों। और
जो बीटा कण होता है वो एक बेसिकली हम उसको आप जो कह सकते हो माइनस चार्ज होता है उसमें, उसको हम क्या कह सकते हैं, आपका एक इलेक्ट्रॉन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम। दोस्तों आगे चलते हैं, हम जानते हैं दुर्बल बल जो आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स वह गुरुत्वाकर्षण बल से 25 गुना अधिक होता है। 25 गुना, 10 की पावर 25 गुना। मैंने जो बोला 25 गुना वो नॉर्मल 25 गुना नहीं, 10 की पावर 25 गुना दोस्तों, अर्थात इतना अधिक जितना हम सोच भी नहीं सकते। अर्थात ये जो आपका न्यूक्लियर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इसके कम, आपके न्यूक्लियर फोर्स के कंपैरिजन बहुत कम होता है। नॉर्मली ये क्वेश्चन आ जाता है कि 4 फोर्स दे दिए जाते हैं तो पूछा जाता है इसमें सबसे स्ट्रांग फोर्स कौन सा होता है, इनको आरोही अवरोही क्रम में लगाइए दोस्तों। आगे चलते हैं हम, जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे ऐसे इस क्वेश्चन को मैं आपके बीच लेके प्रस्तुत होऊंगा। अभी हम चलते हैं दोस्तों आगे। प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, यह दोस्तों यह नाभिक के अंदर 2 प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल है। यह अति लघु प्रयास बल है। यह इसका जो क्षेत्र होता है बहुत ही माइन्यूट होता है, उसको हम जो पार्टिकल का स्ट्रक्चर होता है सबसे छोटा कण होता है उसके रूप में इसको हम डिफाइन कर सकते हैं दोस्तों। वहाँ पे जो फोर्स लगता है उनके बीच ये फोर्स लगता है। यह बल कण के आवेश पर निर्भर नहीं करता है। यह बल जो है आवेश पर निर्भर नहीं करता है। बल का आवेग संतुलित असंतुलित बल, घर्षण बल, अभिकेंद्र बल, अपकेंद्र बल, प्रबल बल के अंतर्गत आते हैं। जो बल का आवेग है संतुलित असंतुलित बल, घर्षण बल, अभिकेंद्र बल, अपकेंद्र बल, प्रबल बल के अंतर्गत आते हैं। ये प्रबल बल मतलब कि जो स्ट्रांग फोर्स होते हैं उसके अंतर्गत आते हैं। ये जो प्रबल बल है दोस्तों इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, संतुलित असंतुलित बल, घर्षण बल, अभिकेंद्र बल, अपकेंद्र बल, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं हम। यह बल प्रकृति में उपस्थित सभी बलों में से सबसे शक्तिशाली बल है। यह गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा 10 की पावर 38 गुना अधिक और विद्युत बल की अपेक्षा 2 गुना और दुर्बल नाभिकीय बल की अपेक्षा 13 गुना अधिक होता है दोस्तों। इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा ये कितना अधिक होता है, गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा दोस्तों ये आपका 10 की पावर 38 गुना अधिक होता है। विद्युत बल की अपेक्षा यह 2 गुना होता है 10 की पावर 2 और दुर्बल बल या फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स की अपेक्षा यह क्या होता है दोस्तों 10 की पावर 13 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। दोस्तों आगे चलते हैं हम, बिना देर किए हुए आगे चलते हैं। बलों के प्रकार, दोस्तों यहाँ पे बलों के प्रकार की बात है, टाइप्स ऑफ फोर्स। संतुलित बल, जब किसी बल पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हों तो उसका परिणामी बल शून्य हो तो उन बलों को हम संतुलित बल कहते हैं। जैसे कोई पॉइंट हुआ उसमें कई ढेर सारे फोर्स काम कर रहे हैं और वो फोर्स काम करने के बाद भी वह वस्तु संतुलित अवस्था में बनी हुई है तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, और उनका परिणामी बल जो होता है वो शून्य हो, इस अवस्था को हम संतुलित बल की अवस्था कहते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं। ये उदाहरण के लिए, यदि एक गुटके के को दोनों तरफ से समान बल लगाकर परस्पर विपरीत दिशा में खींचा जाता है तब गुटके में कोई गति नहीं होती है। अतः गुटके पर लगे बल, जैसे 2 बल, एक लकड़ी का गुटका है उसके हम दोनों तरफ से फोर्स लगाते हैं तो उसमें कोई गति नहीं होगी। अगर वो समान बल है तो उसमें कोई गति नहीं होगी, एज इट इज बना रहेगा। उदाहरण के लिए तराजू बिना भार के, जो तराजू होता है अगर उसको बिना भार के रखें तो उसका संतुलन क्या होता है, एक संतुलित बल के बराबर होता है। संतुलित बल उसमें का एग्जाम्पल उसको ले सकते हैं। असंतुलित बल, जब किसी वस्तु पर लगे अनेक बलों का परिणाम शून्य ना होकर असंतुलित हो तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, असंतुलित बल कहते हैं। दोस्तों असंतुलित बल मतलब कि उसमें कई फोर्स लगे हों लेकिन उसका परिणामी बल जो रिजल्ट है वो शून्य ना हो तो इसको हम असंतुलित बल कहते हैं दोस्तों, अनबैलेंस फोर्स। दोस्तों आगे चलते हैं। रस्साकसी, जैसे रस्साकसी जो होती है एक दूसरे को एक रस्सी में को लेकर के एक दूसरे को खींचातानी करते हैं। एक टीम दूसरी टीम से अधिक शक्तिशाली हो तो वह रस्से, जैसे
दो एक रस्सी हुई, एक रस्सी इधर और इधर खींचा जा रहा है, तो एक टीम इधर 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, इधर 4 लोग हैं, लेकिन इस तरफ जो हैं तगड़े तगड़े लोग हैं, इधर ठीक ठाक लोग हैं। तो क्या करेंगे, इधर वाले जो है इधर वाले रस्सी खींचने वालों को अपनी तरफ खींच लेंगे। इस दशा में रस्से में लगे जो बल होगा, मतलब इस कंडीशन को जो कहेंगे हम असंतुलित बल का एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। तराजू पर पल्ला भारी हो, जैसे तराजू अगर हम उसके एक तरफ किलो वाट रख दें और एक तरफ खाली हो, तो उस कंडीशन को भी हम इसके कंडीशन में रख सकते हैं। दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही। मैं अपनी बात को यहीं पे बयान देता हूँ। आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ और आपके माता पिता के अग्रिम जो मेहनत कर रहे हैं आपको पढ़ाने लिखाने में, आप पढ़ाने लिखाने में पूरी तरह तत्पर हैं, मैं उनको एक सैल्यूट मार करता हूँ दोस्तों। और इसी के साथ मैं अपनी बात को बयान देता हूँ। आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर लूँगा, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।